जेठानी के गायब होने का राज आया देवरानियों के सामने। घर में आज तीनों नई बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म हो रही होती है। पूरा आंगन फूलों से सजा होता है, रिश्तेदार नाच गा रहे होते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। नेहा इस घर की सबसे बड़ी बहू होती है। उसने अर्जुन से लव मैरिज की थी और उसका मायका साधारण परिवार से था। वहीं तीनों नई देवरानियां शिल्पा, प्रियंका और दिव्या बड़े बिजनेस परिवारों की बेटियां होती हैं। पूरे घर में सिर्फ नेहा ही एक पल भी आराम नहीं कर रही होती। वो सिर पर लंबा घूंघट डाले रसोई और आंगन के बीच भाग दौड़ कर रही होती है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है, जैसे छोटी सी गलती पर भी उसे कोई सजा दे देगा। नेहा, क्या कर रही है तू? अभी तक मेहमानों के लिए खाना क्यों नहीं आया? जल्दी से प्लेट लगा कर ले आ। हाँ मम्मी जी, बस अभी लेकर आती हूँ। नेहा जल्दी जल्दी रसोई में जाकर प्लेटें सजाने लगती है। दूसरी तरफ तीनों देवरानियां उसे हैरानी से देख रही होती हैं। नेहा सिर पर लंबा घूंघट डालकर खाने से भरी प्लेटें लेकर आंगन की तरफ जा रही होती है। घूंघट इतना लंबा होता है कि उसे ठीक से रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है। वो लड़खड़ा जाती है और उसके हाथों की सारी प्लेटें सामने खड़ी एक औरत पर गिर जाती हैं। उस औरत की सफेद रेशमी साड़ी पूरी तरह से खराब हो जाती है। पूरे आंगन में अचानक सन्नाटा छा जाता है। कर दिया ना सब कुछ खराब। घूंघट में पहले की औरतें पूरा घर संभाल लेती थी और तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। कमला देवी गुस्से में नेहा का हाथ पकड़कर उसे रसोई में खींच कर ले जाती हैं। वहां पहुंचते ही वो नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। तुझे जरा भी अकल नहीं है? सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब लोग क्या कहेंगे? यही ना कि कमला अपनी बहू को काबू में नहीं रख सकती। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। साड़ी में मेरा पैर उलझ गया था, मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे माफ कर दीजिए। बस एक भी शब्द नहीं, चुपचाप जाकर अपना काम कर। बाहर खड़ी तीनों देवरानियां उस औरत को समझाने की कोशिश करती हैं। आंटी जी, कोई बात नहीं, इतना बड़ा फंक्शन है, दीदी अकेले सब संभाल रही थी, छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। आते ही अपनी जेठानी की तरफदारी करने लगी हो। मेरी 50,000 की साड़ी खराब कर दी है इसने। आंटी जी, इतना बड़ा फंक्शन था, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। मुझे बहाने मत सुनाओ। अगर आपका नुकसान हुआ है तो हम उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन किसी को इतना अपमानित करना ठीक नहीं है। अपने पैसे का घमंड हमें मत दिखाओ। देवरानियां चुप हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह चारों बेटे ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में खड़े होते हैं। तीनों नई बहुएं भी तैयार खड़ी होती हैं। मम्मी, अब शादी के सारे फंक्शन खत्म हो गए हैं, हमें ऑफिस जाना होगा। और दिव्या, प्रियंका और शिल्पा भी हमारे साथ चलेंगी। उन्होंने भी अपनी नौकरी से छुट्टी ली हुई थी। नहीं बेटा, अभी बहुएं कहीं नहीं जाएंगी। अभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। लोग क्या कहेंगे अगर शादी के तुरंत बाद बहुएं नौकरी पर चली जाएंगी तो? मम्मी, हम तो बस नौकरी की वजह से कह रहे थे। नौकरी कहीं भागी नहीं जा रही है, कुछ दिन बाद ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ ही देर के बाद चारों बेटे अपने अपने काम के लिए दूसरे शहर निकल जाते हैं। वो महीने में सिर्फ 1-2 बार ही घर आ पाते हैं। शादी को कई दिन बीत चुके हैं। नेहा पूरे घर में हमेशा डरी सहमी रहती है। वो सिर पर लंबा घूंघट डाले चुपचाप अपना काम करती रहती है। तीनों नई देवरानियां कई बार उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नेहा कभी रसोई में काम का बहाना बनाकर चली जाती है तो कभी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती है। दीदी आइए ना, हमारे साथ थोड़ी देर बैठिए। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। 2 मिनट बैठने से क्या हो जाएगा, मुझे सच में जाना होगा। इतना कहकर नेहा जल्दी से वहां से चली जाती है। तीनों देवरानियां उसे जाते हुए हैरानी से देखती रह जाती हैं। दोपहर को तीनों देवरानियां अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही होती हैं। उनके मन में नेहा के व्यवहार को लेकर कई सवाल उठ रहे होते हैं। यार, पता नहीं दीदी को किस बात का घमंड है। हम उनके पीछे पीछे दीदी दीदी करते घूमते रहते हैं, लेकिन वो हमसे ठीक से बात ही नहीं करती। मुझे तो घमंड नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे दीदी बहुत डरी हुई रहती हैं। डर? भला अपने ही ससुराल में कौन इतना डरता है? अगली सुबह तीनों देवरानियां अच्छे से तैयार होकर हॉल में खड़ी होती हैं। उनके हाथों में पर्स होते हैं और वो बाजार जाने को तैयार होती हैं। मम्मी जी, हम तीनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, बाहर जाने की क्या जरूरत है? जो भी सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं मंगवा दूंगी। मम्मी जी, कम से कम इनके साथ तो वैसा मत कीजिए जैसा आपने मेरे साथ किया था। क्या मतलब है तेरे कहने का? कमला देवी तेजी से नेहा के पास आती है। वो पीछे से उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ देती है। नेहा की कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं और उनके टुकड़े उसके हाथ में चुभ जाते हैं। नेहा दर्द से करा उठती है, उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो देखकर तीनों देवरानियां घबरा जाती हैं। मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? देखिए दीदी के हाथ से खून निकल रहा है। तुम तीनों चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसने बहुत गलत बात कही है।
लेकिन मम्मी जी, दीदी ने ऐसा क्या कह दिया कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? तीनों देवरानियां तुरंत नेहा को कमला देवी से छुड़ाकर अपने कमरे में ले जाती हैं। कमला देवी वहीं खड़ी गुस्से से उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। कहीं इसने इन तीनों को सब कुछ बता तो नहीं दिया, वरना ये आज इसके लिए मेरे सामने क्यों बोलती? कमरे में पहुंचकर तीनों देवरानियां फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हैं। वो नेहा के हाथ को साफ करके उसकी पट्टी बांधने लगती हैं। नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। दीदी, आखिर मम्मी जी आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं? ये सब देखकर हमारा दिल कांप गया। मैंने मम्मी जी से गलत समय पर बात कर दी थी, इसीलिए वो नाराज हो गई। लेकिन दीदी, इतनी सी बात पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। पट्टी करने के बाद तीनों नेहा को आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा देती हैं। नेहा आंखें बंद कर लेती है। तीनों देवरानियां कार में बैठकर बाजार की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो बात अटकी होती है। यार, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मम्मी जी ने दीदी के साथ ऐसा क्यों किया। अभी हम इस घर में नए हैं, लेकिन अगर दोबारा दीदी के साथ ऐसा हुआ तो हम जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, किसी भी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहले सब कुछ समझते हैं, फिर सही समय आने पर दीदी का साथ देंगे। उस घर में वर्षों पुरानी परंपराएं चली आ रही होती हैं। बहुओं को हर समय लंबा घूंघट रखना पड़ता है। सास ससुर के सामने बिना घूंघट आना उन्हें इजाजत नहीं होती। पहले घर के पुरुष खाना खाते हैं, उसके बाद ही औरतों की बारी आती है। मोहन जी रोज अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, जबकि बाकी बहुएं रसोई में इंतजार करती रहती हैं। एक दिन नेहा सुबह से बिना कुछ खाई रसोई में काम कर रही होती है। भूख से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मी जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मैं पहले खाना खा लूं? तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है? इतनी सालों की परंपरा है इस घर की। पहले घर के बड़े खाना खाएंगे, उसके बाद बहुएं खाएंगी। अगले दिन दोपहर को तीनों नई देवरानियां रसोई में आती हैं। उन्हें भी भूख लगी होती है। मम्मी जी, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम खाना खा लें? और ये कैसा नियम है कि पापा पहले खाएं और हम सब बाद में? अरे बेटा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम लोग पहले खाना खा लो, कोई बात नहीं। पास खड़ी नेहा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। अगर मैंने इन तीनों के साथ भी नेहा जैसा व्यवहार किया तो इनके अमीर घर वाले पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, लेकिन नेहा, उसे तो मैं हमेशा अपने काबू में ही रखूंगी। उसे कभी अपने खिलाफ बोलने नहीं दूंगी। तीनों देवरानियां कमला देवी के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर थोड़ा हैरान होती हैं। तीज का त्योहार आ चुका होता है। घर घर बहुओं की कोथली पहुंच रही होती है। कमला देवी के घर भी चारों बहुओं के मायके से कोथली आती है। आंगन में बड़े बड़े डिब्बे रखे होते हैं। दिव्या, प्रियंका और शिल्पा के मायके से सुंदर सुंदर बनारसी साड़ियां, सोने के हार, कंगन, मिठाइयों के बड़े बड़े डिब्बे, सूखे मेवे, फल और सास ससुर के लिए भी महंगे कपड़े आए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे घर में कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। अरे वाह, कितना सुंदर सोने का हार भेजा है, सच में बड़े घर की बेटियां हैं। तभी एक छोटा सा पैकेट नेहा के मायके का भी आता है। उसमें सिर्फ 2 डिब्बे मिठाई के और कमला देवी के लिए एक साधारण सूती साड़ी होती है। कमला देवी जैसे ही साड़ी खोलती हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उस साड़ी को गुस्से में जमीन पर फेंक देती हैं। देख, तेरे घर से कैसी कोथली आई है, क्या मैं ऐसी साड़ी पहनने के लायक हूँ? नेहा की आंखें भर आती हैं। वो झुककर साड़ी उठाती है और उसे झाड़ने लगती है। मम्मी जी, मेरे परिवार वालों ने ये बड़े प्यार से भेजी है। उनकी हैसियत बस इतनी ही है, लेकिन उनका सम्मान तो मत ठुकराइए। अच्छा, अब तू मुझे जवाब भी देगी? मम्मी जी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी तोहफा छोटा या बड़ा नहीं होता। हर परिवार अपनी हैसियत के अनुसार ही बेटी को सामान देता है। हाँ मम्मी जी, किसी के प्यार की कीमत सामान से नहीं लगानी चाहिए। अरे बेटा, मैं तुम लोगों से थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ नेहा को समझा रही थी। तुम्हारे घर वालों ने तो मेरे लिए कितना सुंदर हार और कितनी अच्छी साड़ियाँ भेजी हैं। तीनों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो जाती हैं। दीदी, ये आपकी कोथली है, इसे संभाल कर रख लीजिए। तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा अपनी कोथली का सामान उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर मेरे परिवार वाले गरीब हैं तो क्या किसी को भी उन्हें अपमानित करने का हक मिल जाता है? अगली सुबह कमला देवी मोहल्ले के बाहर कुछ औरतों के साथ खड़ी बातें कर रही होती हैं। कमला जी, आपकी बड़ी बहू तो अब आपकी बिल्कुल बात नहीं मानती और सुना है छोटी बहुएं भी उसका साथ देने लगी है। लगता है नेहा ने तीनों को घर की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो अब उनके भी पर निकलने लगे। कुछ कीजिए कमला जी, न दहेज में कुछ लेकर आई और अब छोटी बहू को भी अपने साथ में ला रही है। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी सारी बहुओं को कंट्रोल में रखा है। तीनों नई बहुओं को भी जल्दी ही इस घर के नियम समझ में आ जाएंगे और नेहा, उसकी तो मैं ऐसी आदत छुड़ाऊंगी कि वो जुबान चलाना ही भूल जाएगी। इतना कहकर कमला देवी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही बाकी औरतें एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं।
बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन लगता है अब इनकी चलने वाली नहीं है। रात को पूरा घर सो चुका होता है। कमला देवी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही होती है। इस घर की पकड़ धीरे धीरे मेरे हाथ से निकलती जा रही है। पहले नेहा अकेली थी इसीलिए चुप रहती थी, लेकिन अब तीनों बहुएं उसके साथ खड़ी होने लगी। अगर ये चारों बहुएं एक हो गई तो कल को यही घर की मालकिन बन जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, सब मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। मैं इस घर में बेकार होकर रह जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इस घर का अनुशासन हर हाल में बनाए रखना होगा, वरना एक दिन ये बहुएं मेरी हर बात का विरोध करेंगी। कमला देवी गलत सोचती रहती है। अगली सुबह पूरा परिवार उठता है, लेकिन नेहा कहीं दिखाई नहीं देती। उसका कमरा खुला होता है। एक दिन, फिर 2 दिन, देखते देखते 4 दिन बीत जाते हैं। पूरे घर में अजीब सी शांति होती है। कमला देवी भी इन दिनों तीनों देवरानियों से बहुत मीठी मीठी बातें कर रही होती हैं। मम्मी जी, दीदी कहाँ चली गई? कई दिन हो गए वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, वो अपने मायके गई है। उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी इसीलिए वहीं चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, ऐसे समय में उनका साथ देना जरूरी है। हाँ बेटा, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। आखिर नेहा अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या तीनों देवरानियां उसके गायब होने का असली राज जान पाएंगी? समय तेजी से बीतने लगता है। देखते ही देखते लगभग 1 महीना होने वाला होता है, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं होता। तीनों देवरानियों के मन में अब धीरे धीरे शक पैदा होने लगता है। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, दीदी तो कहती थी कि उनका मायके जाने का कभी मन ही नहीं करता, फिर इस बार इतना लंबा कैसे रुक गई? मुझे लगता है बात सिर्फ मायके जाने वाली नहीं है। नेहा के गायब होने के बाद कमला देवी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो तीनों नई बहुओं पर भी पुराने नियम थोपना शुरू कर देती हैं। सुबह से रात तक उनसे घर का सारा काम करवाया जाता है। जैसे ही कमला देवी या मोहन जी आज सामने आते हैं, तीनों बहुओं को तुरंत घूंघट करके उनके पैर छूने पड़ते हैं। अगर कोई किताब लेकर बैठती है तो उसे काम में लगा दिया जाता है। एक दिन दिव्या अपना मोबाइल उठाती है। फोन रख दो, घर की बहुओं को दिन भर फोन चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, अगर बहुएं फोन में लगी रहेंगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। खाली समय मिले तो भजन कीर्तन किया करो। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये साल 2026 है, कोई 100 साल पुराना जमाना नहीं है जहाँ औरतों को घर में बंद रखा जाता था। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सम्मान और भरोसा दोनों तरफ होना चाहिए। उसी रात तीनों देवरानियां अपने अपने कमरे में बैठकर अपने माता पिता को फोन करती हैं। उनके चेहरे पर उदासी और नाराजगी साफ दिखाई देती है। पापा, आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? यहाँ हमें हर बात पर रोका जाता है। मम्मी पापा यहाँ फोन तक चलाने नहीं देते, हर बात पर पुराने नियम थोपे जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अपनी जिंदगी ही नहीं रही। बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने तुम्हें हमेशा सम्मान से रखा है। हम कल ही तुम्हारे ससुराल आ रहे हैं। इस बात का फैसला आज ही होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी बेटियों के लिए अलग रहने का भी इंतजाम कर देंगे। अगली सुबह तीनों बहुओं के माता पिता कमला देवी के घर पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। कमला देवी और मोहन जी उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। कमला जी, मोहन जी, ये कैसा व्यवहार है? हमारी बेटियों पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? फोन छीन लेना, बाहर न जाने देना, हर समय घूंघट में रखना, ये सब क्या है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपने गलत समझ लिया। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि बहुएं अपने संस्कार ना भूलें। संस्कार और बंदिश में बहुत फर्क होता है। हमारी बेटियों को परेशान किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी बेटियों के लिए अलग घर की व्यवस्था भी कर देंगे। उन्हें किसी भी हाल में तकलीफ नहीं होने देंगे। अरे भाई साहब, आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों बहुओं के माता पिता अपनी बेटियों से मिलकर उन्हें हिम्मत देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कमला देवी और मोहन जी एक दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखने लगते हैं। उस दिन के बाद कमला देवी और मोहन जी तीनों नई बहुओं को कुछ भी कहने से बचने लगते हैं। अब तीनों बहुएं आराम से अपनी माँ से फोन पर बात करती हैं, बाजार जाकर शॉपिंग करती हैं और धीरे धीरे घूंघट भी छोटा कर देती हैं। कमला देवी बाहर से तो चुप रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होती हैं। ये सब उसी नेहा की वजह से हुआ है। अगर उसने इन लोगों को कुछ नहीं बताया होता तो आज इनके इतने पर नहीं निकलते। मुझे भी यही लगता है। नेहा ने जरूर इन्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया होगा। अगले दिन तीनों देवरानियां बाजार में सब्जियां खरीद रही होती हैं। तभी उन्होंने सामने नेहा की मम्मी भी सब्जियां खरीदती हुई दिखाई देती हैं। तीनों तुरंत उनके पास जाती हैं और झुककर उनके पैर छूती हैं। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत को क्या हुआ? आंटी जी, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो दीदी को भी घर भेज दीजिए। कब तक उन्हें अपने पास रखोगी? बेटा, नेहा तो तुम्हारे घर पर ही है ना।
तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तीनों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या जवाब दे। हाँ, आंटी जी हम तो बस मजाक कर रहे थे। अरे बेटा ऐसे मजाक मत किया करो। वैसे नेहा कैसी है? बहुत दिनों से उससे बात भी नहीं हुई। करीब 1.5 महीने पहले उसका फोन आया था, तब बता रही थी कि उसे थोड़ा बुखार है। जी आंटी वो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। घर के काम इतने ज्यादा रहते हैं कि किसी को समय ही नहीं मिलता। हम भी अपने मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं कर पाते। बेटा अगर तुम सब अपने ससुराल में खुश हो तो माता पिता को और क्या चाहिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमेशा खुश रहें। जी आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ, सब्जी बनाने में देर हो जाएगी। नेहा की मम्मी वहां से चली जाती है, लेकिन तीनों देवरानियां एक ही जगह खड़ी रह जाती हैं। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका होता है। बाजार में दूर खड़ी कमला देवी देख लेती हैं कि तीनों देवरानियों की मुलाकात नेहा की मम्मी से हो गई है। शाम को तीनों बहुएं उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी जी आप तो कह रही थी कि दीदी अपने मायके गई हुई है, लेकिन आंटी जी ने बताया कि दीदी वहाँ कभी पहुंची ही नहीं। कमला देवी एक पल के लिए चौंकती है, लेकिन अगले ही पल अपने चेहरे पर घबराहट और दुख का भाव ले आती है। अरे बेटा मुझे क्या पता था, जब वो बिना बताए घर से चली गई तो मैंने तो सोचा अपने मायके गई होगी। इसका मतलब नेहा अपने मायके भी नहीं गई? हाय भगवान, मेरी बहू आखिर कहाँ चली गई? वो तो मेरा कितना काम करती थी, मेरी कितनी सेवा करती थी। मैं तो इतने दिन यही सोचकर बैठी थी कि वो अपनी माँ के पास होगी। बेशक मैं उसके साथ जितनी भी बुरी थी, लेकिन है तो वो मेरी बहू ही। अब तो हमें पुलिस में शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर हमारी बहू कहाँ चली गई? तीनों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके मन का शक कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब मम्मी पापा को सच में कुछ पता नहीं था। शायद हम ही बेवजह इन पर शक कर रहे थे। पापा जी अब हम सब मिलकर दीदी को ढूंढेंगे। नेहा के गायब होने की खबर सुनते ही कमला देवी चारों बेटों को फोन करती हैं। दूसरी तरफ सभी बेटे अपने अपने शहरों में काम कर रहे होते हैं। बेटा पता नहीं नेहा कहाँ चली गई। हमें तो लगा था वो अपने मायके गई है, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। क्या नेहा गायब हो गई? ये कैसे हो सकता है? हम तो सबको आप लोगों के भरोसे छोड़कर गए थे। हम कल ही घर पहुंच रहे हैं। अगले दिन चारों बेटे घर पहुंच जाते हैं। पूरे मोहल्ले में नेहा को ढूंढने की चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई अलग अलग जगह उसकी तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ तीनों देवरानियां रोज रात को सोने से पहले दूध पीती हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से सुबह उठते ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा होता है। उस दिन भी तीनों सिर पकड़कर बैठी होती हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं सुबह उठते ही इतना तेज सिर दर्द क्यों होने लगा। हाँ और मैं भी आजकल बहुत देर तक सोती रहती हूँ। पहले तो सुबह 6 बजे ही आँख खुल जाती थी। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। दूसरी ओर एक पुराना बंद कमरा दिखाई देता है। कमरे में एक बेड पर नेहा बंधी होती है। उसके हाथ बंधे होते हैं और वहां अंधेरा होता है। 3-4 बदमाश उसके आसपास खड़े होते हैं। नेहा डरी हुई लगातार रो रही होती है। जब तक हमें तेरे घर वालों से पैसा नहीं मिलेगा तब तक तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जितना रोना है रो ले, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। नेहा डर के मारे कांप रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसी रात दिव्या के कमरे में दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा होता है। अचानक उसका हाथ लगने से पूरा दूध नीचे गिर जाता है। अरे सारा दूध गिर गया। दिव्या दोबारा दूध लेने नीचे रसोई में जाती है। तभी वो देखती है कि कमला देवी और मोहन जी घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर जा रहे हैं। इतनी रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो चुपचाप उनका पीछा करने लगती है। तभी कमला देवी और मोहन जी को आहट महसूस होती है। दोनों तुरंत सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। सड़क किनारे एक महिला अपनी छोटी सी दुकान समेट रही होती है। बहन जी आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ऐसा अगर कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर बताइएगा। दूर खड़ी दिव्या ये सब देखती रहती है। मैं तो बेवजह इन पर शक कर रही थी। ये तो सच में दीदी को ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह तीनों देवरानियां फिर सिर पकड़कर बैठी होती हैं। तभी दिव्या को पिछली रात याद आती है कि उसने दूध नहीं पिया था। अरे मैंने तो कल रात दूध नहीं पिया था। आज मेरे सिर में दर्द भी नहीं है। सच मेरे तो अभी भी दर्द हो रहा है। आज रात मैं भी दूध नहीं पीऊंगी, देखते हैं क्या होता है। उस रात तीनों देवरानियां जानबूझकर दूध नहीं पीती। अगली सुबह तीनों बिल्कुल ताजगी के साथ उठती हैं। किसी के सिर में दर्द नहीं होता। देखा आज तो बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब परेशानी दूध में ही है। पहले तो लगा था दूध में मिलावट होगी, लेकिन अब मामला कुछ और लग रहा है। तीनों उसी दिन डॉक्टर के पास जांच कराने जाती हैं और सारी बात बताती हैं। आपने सही समय पर जांच करवाई। आपके दूध में नींद की गोली मिलाई जाती थी जो किसी व्यक्ति को गहरी नींद में सुला सकती है। क्या मतलब कोई हमें जानबूझकर ये दवा दे रहा था? ऐसा ही लगता है। अब से ये दूध बिल्कुल मत पीजिए और सावधान रहिए।
डॉक्टर की बात सुनकर तीनों देवरानियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि घर में कोई ऐसा है जो हर रात उन्हें गहरी नींद में सुलाना चाहता है। उसी पल तीनों फैसला करती हैं कि आज रात से वो दूध नहीं पिएंगी। उसी रात तीनों देवरानियां जानबूझकर दूध नहीं पीती, कमरे की लाइट बंद करके आंखें बंद कर लेती हैं और सोने का नाटक करने लगती हैं। आधी रात होते ही कमला देवी और मोहन जी धीरे धीरे उनके कमरों में झांक कर देखते हैं। तीनों बहुओं को सोता हुआ समझकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और चुपचाप घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं। लगता है आज भी तीनों गहरी नींद में सो गई हैं। जल्दी करो, देर मत करो। उनके बाहर निकलते ही तीनों देवरानियां भी दबे पांव उनके पीछे चल देती हैं। कमला देवी स्टोर रूम का फर्श हटाती हैं, नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती हैं। दोनों तहखाने में उतर जाते हैं। तीनों देवरानियां सीढ़ियों के पास छिपकर नीचे झांकती हैं। तहखाने के अंदर एक पुराना कमरा बना होता है। कमरे में नेहा बेहद कमजोर हालत में एक बिस्तर पर बैठी होती है। उसे देखकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू निकल आते हैं। दीदी सचमुच यही है? ये भगवान, इनके साथ इतना बड़ा अन्याय। अब एक पल भी इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। नीचे कमला देवी गुस्से में नेहा से बात कर रही होती हैं। तूने घर की पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? तेरी वजह से बाकी बहुएं भी जवाब देने लगी। अगर तू चुप रहती तो आज ये सब नहीं होता। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बहुओं को भी इंसान समझिए। कुछ देर बाद कमला देवी और मोहन जी कमरे का दरवाजा बंद करके ऊपर चले जाते हैं। उनके चाहते ही तीनों देवरानियां नीचे दौड़ती हैं। दिव्या लोहे की रॉड से ताला तोड़ देती है। तीनों मिलकर नेहा को सहारा देती हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? दीदी अब कुछ मत बोलिए, हम आपको यहाँ से निकालने आए हैं। आज के बाद कोई आपको यहाँ कैद नहीं रख पाएगा। पहले आपको सुरक्षित जगह ले चलते हैं। तीनों बहुएं नेहा को पिछला दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर निकालती हैं और रात में ही उसे उसके मायके पहुंचा देती हैं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर दिव्या फोन पर ऊंची आवाज में बात करने का नाटक करती है। क्या जेठानी जी मिल गई? अच्छा, हम अभी आते हैं। ये सुनते ही कमला देवी और मोहन जी के चेहरों का रंग उठ जाता है। कहीं नेहा ने सब सच तो नहीं बता दिया? चलो अभी तहखाने में चलते हैं। दोनों भागते हुए तहखाने में पहुंचते हैं। दरवाजा खुला होता है और कमरा खाली पड़ा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है। क्या हुआ मम्मी जी, दीदी नहीं मिली? बेटा हम तो उसे ढूंढने आए थे। ढूंढने या फिर दोबारा कैद करने या फिर मौत के घाट उतारने? आपकी सारी सच्चाई अब हमारे सामने आ चुकी है। उसी समय बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। चारों बेटे और नेहा के माता पिता घर के अंदर आते हैं। कुछ ही पल बाद दिव्या, प्रियंका और शिल्पा सहारा देकर नेहा को ड्राइंग रूम में लेकर आती है। नेहा बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। उसे धीरे से सोफे पर बिठाया जाता है। बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई? नेहा, ये सब किसने किया? मैं अभी उसका खून करता हूँ। भैया जवाब इनसे पूछिए। इन्होंने ही दीदी को इतने दिन से कैद किया हुआ था और सबके सामने नाटक किया उन्हें ढूंढने का। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने कहा था कि घर की बहुओं को सम्मान और अपने फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए। बेटा तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग साधारण परिवार से हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मेरी वजह से और परेशान हो। सब कुछ बताना शुरू करती है। एक दिन नेहा घर में काम कर रही होती है। पीछे से कमला आकर उसके मुंह पर बेहोशी वाला रुमाल लगा देती है। नेहा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उन दोनों ने घर के नीचे खुफिया बेसमेंट बना रखा होता है जिसमें जाकर वो नेहा को बंद कर देते हैं। नेहा को एक बेड पर बांध देते हैं और उसको रोज शॉक दिया जाता है। हर रोज उसके शॉक लगाकर करंट बढ़ा दिया जाता है। तूने ही उन तीनों को छूट दी है। तूने हमारे घर की परंपरा तोड़ने की कोशिश करी है। उनके माँ बाप आए थे, उन्होंने हमें बहुत सुनाया, लेकिन अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे सही कर रही हो, और ज्यादा बढ़ा दो। नेहा रोती बिलखती है। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। उस पर खूब अत्याचार होता है। वो लोग उसकी हालत बद से बदतर कर देते हैं। अगले दिन तेरे माँ बाप ने दहेज में भी कुछ नहीं दिया और तू जुबान भी इतना चलाती है। वो हर रोज उसके साथ ऐसे ही करते हैं। रोज शौक और अलग अलग तरीकों से उस पर अत्याचार करते हैं। अर्जुन तो मुझसे बहुत प्यार करते, लेकिन इनके माँ बाप ने पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आंटी जी, इन्होंने हमारे साथ भी ऐसे ही अपनी परंपरा पालन करने के लिए जबरदस्ती करी, लेकिन हम अपने हक के लिए आवाज उठाए और हमने अपने मम्मी पापा को बताया। ये दोनों बहुत ज्यादा लालची हैं। हमारा परिवार अमीर है, इस वजह से इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और हर चीज की आजादी भी दी, लेकिन दीदी को बहुत ज्यादा मारा पीटा और हमारे सामने ही उनके साथ बहुत गलत करते थे। हमें तो लगा था ये लोग धीरे धीरे सुधर जाएंगे और इन्होंने नाटक भी ऐसा ही करा कि जैसे ये भी दीदी की कितनी परवाह करते हो। पापा मम्मी, आपने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। पापा आपने ऐसा क्यों करा? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? सास ससुर तो माता पिता के दर्जे पर होते हैं। आपको तो जरा भी दुख नहीं हुआ उसके साथ इतना कुछ करते हुए? भाभी ने हमेशा इस घर को अपना माना, फिर भी आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया।
आज समझ आया हमारी सोच और आपकी सोच कितनी अलग है। हम अपनी पत्नियों को डर में जीने नहीं देंगे। बहू को परंपरा निभानी चाहिए। परंपरा अगर किसी का सम्मान छीन ले तो उसे बदलना ही सही होता है। मुझे तो लगता था आप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हो, लेकिन आप लोगों का ऐसा रूप देखकर मैं तो आपको कभी अपने माँ बाप बोलने के लायक भी नहीं बेचूंगा। हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, जिसे जाना है जाओ। चारों भाई अपना अपना सामान उठाते हैं और तीनों देवरानियां नेहा का बैग भी लेकर आती हैं। दीदी अब चलिए, अब आपको डर कर जीने की जरूरत नहीं। लेकिन मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। अब तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले है। चारों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। कमला देवी और मोहन जी को अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कुछ महीने बीत चुके होते हैं। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घर में खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इधर कमला देवी और मोहन जी अपने पुराने घर में अकेले रह जाते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया होता। उन्हें अब भी लगता है कि उन्होंने जो किया वो घर की परंपराओं के लिए सही था। तभी एक सुबह अचानक मोहन जी के सीने में तेज दर्द उठता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे सुनिए, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। कमला देवी घबराकर घर से बाहर दौड़ती हैं। कोई है, मेरे पति को बचा लो। मेरे बेटे मेरे साथ नहीं रहते, कोई अस्पताल ले चलो इन्हें। पड़ोसी तुरंत दौड़कर आते हैं और मोहन जी को अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर जांच करने के बाद चारों बेटों को फोन करते हैं। कुछ देर बाद चारों भाई वीडियो कॉल पर जुड़े होते हैं। देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। अब उन्हें काफी समय तक देखभाल की जरूरत होगी। आप लोग जल्द अस्पताल पहुंचिए। चारों बेटे ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगी। जिन्होंने दीदी के साथ इतना गलत किया उनके साथ मैं नहीं रह सकती। अगर हम कमजोर होते तो हमारे साथ भी वही होता। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तीनों देवरानियां साफ मना कर देती हैं। नेहा वहां आती है। वो बुरी बात सुन चुकी होती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये उनके कर्मों का फल है। ऐसा मत कहिए। उन्होंने मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन मेरे लिए वो आज भी बड़े हैं। मुझे डर है कि कहीं फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। ठीक है, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं चलूंगा। अगले कई दिनों तक नेहा पूरे मन से मोहन जी की सेवा करती है। समय पर दवा देती है, खाना बनाती है, डॉक्टर की सलाह मानती है और कमला देवी का भी पूरा ध्यान रखती है। धीरे धीरे मोहन जी की तबीयत सुधरने लगती है। कुछ सप्ताह बाद डॉक्टर मोहन जी को पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर देते हैं। नेहा और राघव वापस जाने के लिए अपना सामान उठाते हैं। तभी कमला देवी और मोहन जी दोनों उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि बाकी बहुएं भी तुम्हारी तरह में छोड़ देंगी, इसीलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन तुम इतना सब सहने के बाद भी हमारी सेवा करने चली आई। हमने तुम्हें गरीब परिवार की बेटी समझकर दबाने की कोशिश की। हमें लगता था कि बहू की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। आज समझ आया कि बहू भी किसी की बेटी होती है और सम्मान की हकदार होती है। मेरे 4 बेटे थे, इसीलिए कभी बेटी का दर्द समझ ही नहीं पाई। आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपको हमेशा अपने माता पिता जैसा माना था। बस यही चाहती थी कि आप मुझे भी बेटी की तरह अपना लेते। तभी बाकी 3 बेटे और तीनों देवरानियां भी वहां पहुंच जाते हैं। बेटा, हमें तुम सबसे भी माफी मांगनी है। हमने गलत परंपराओं को ही सही समझ लिया था। अब इस घर में किसी बहू पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर आपकी सोच सच में बदल गई है तो हम भी पुरानी बातें पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, अगर भविष्य में कभी किसी बहू के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा बेटा। समय के साथ पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। घर की पुरानी बंदिशें खत्म हो जाती हैं। बहुओं को घूंघट की मजबूरी नहीं रहती। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बहुएं अपनी पढ़ाई, नौकरी और अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं। नेहा के पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं, क्योंकि अब उसे वही सम्मान मिलने लगता है जिसकी वो हमेशा हकदार थी। अगर आपके साथ किसी ने इतना बड़ा अन्याय किया होता तो क्या आप उसे माफ कर पाते और क्या आप उसे दूसरा मौका देते?